बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अहमद बलाला साहब, अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन, अराकीन मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम वाकिफ़ हैं कि 7 दिसंबर के दिन असम्बली इंतखाबात के राय दही का दिन है और आप तमाम को अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जमहूरियत में अगर आवाम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेगी तो फिर जमहूरियत जो आपको एक मौका देती है कि आप अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करें, अगर आप उस दिन अपने घर से निकलकर थोड़ी तकलीफ अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए जो हजरात, जो पार्टी दिन रात आपके दरमियान में रहकर काम करती है, अगर आप उनके हौसलों को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप उस जमात को और तक़वियत पहुंचाना चाहते हैं जो आपकी एक आवाज़ है, जो आपकी शनाख्त को मजबूत करती आ रही है, जो इस सरजमीन की तहजीब और तमद्दुन की ना सिर्फ मुहाफिज है बल्कि उसको मजबूत करती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए, मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला की कामयाबी के लिए 7 दिसंबर के दिन आप ज़रूर अपने घर से निकलकर अपने हर एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारा हर हाल में मलकपेट असम्बली हल्के से हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर अगर किसी पोलिंग बूथ में किसी भी वोटर्स के अगर फ़र्ज़ करिए 1200 नाम है या 1600 नाम है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सिर्फ 1500 वोट डलवा कर इस बात की खुशियाँ ना मनाएं, बल्कि हमारी और आपकी तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर 1600 वोटर हैं किसी पोलिंग बूथ में तो 1600 के 1600 वोट पड़ने चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें से 100% वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल हो। और ये हो सकता है इसलिए कि 4.5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अहमद बलाला ने इस हल्के असम्बली के लिए मेहनत की, जुस्तजू की, कई डेवलपमेंट के तरक्याती काम अंजाम दिए जिसका रिकॉर्ड कोई भी RTI के एप्लीकेशन डालकर हासिल कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि अहमद बलाला ने इस हल्के में ख़वातीन के लिए गैस सिलेंडरों का इंतज़ाम किया, ख़वातीन को स्कीमात से जोड़ दिया ताकि वो घर बैठकर कुछ पैसे भी कमा सकें। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने किया। मैं बार बार इस बात को आपके सामने दोहरा रहा हूँ और ये बात यह है कि 4.5 साल में हल्के असम्बली मलकपेट में अल्हम्दुलिल्लाह अमन रहा। शहर हैदराबाद में, तेलंगाना में कोई फसाद नहीं हुआ। यकीनन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक सियासी जमात ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और मैं आपके सामने इस बात का वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हल्के असम्बली मलकपेट में, शहर हैदराबाद में, तेलंगाना में यकीनन अमन रहेगा। जो ताकतें अमन के दुश्मन हैं वो यकीन मानिए वो हल्के मलकपेट के दुश्मन हैं। जो ताकतें अमन को बिगाड़ना चाहती हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो हल्के असम्बली मलकपेट में तमाम तबक़ात को साथ लेकर काम किया वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मुखालिफीन है, BJP है, प्रजा कुटुमी है, इनके उम्मीदवार हमारे सामने है। यहाँ से मजलिस का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। ये जो प्रजा कुटुमी का कैंडिडेट है, ये शख्स, इसकी पार्टी, इनका मकसद एक ही है
कि हर हाल में यहाँ से अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जाए। इसीलिए हमारे इत्तेहाद को और हमारे वोटों में इंतशार पैदा करने के लिए इनका यही मकसद है, यही इनका मंशा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका मंशा और मकसद ये तमाम पर अफशा हो चुका है। तमाम लोग जान चुके हैं कि ये नेक नीयत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इनका मकसद ये है कि मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। किसी भी हाल से यहाँ से अहमद बलाला कामयाब ना हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप बाशऊर हैं। अगर आप मलकपेट की वोटर लिस्ट को देखेंगे या आप उसको पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर मुकाबला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी का है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। इन तमाम मुखालिफीन मजलिस को इस बात की बड़ी तकलीफ है कि मजलिस ने यहाँ पर हल्का असम्बली मलकपेट में तमाम तबकात का काम किया। दलितों को अपने साथ लिया, शेड्यूल कास्ट भाइयों को अपने साथ लिया, हमारे हिंदू भाइयों को हमने साथ लिया, जो हमारे सिख भाई हैं उनको साथ लिया। हर तबके के लोगों को मजलिस ने साथ लेकर काम किया। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बार बार इस बात को कह रहे थे कि जहाँ से मजलिस कामयाब होती है वहाँ पर सिर्फ दूसरे अक़लियतें या दूसरे नज़रियात या दूसरे मज़हब के मानने वालों के इलाकों में काम नहीं होता। मजलिस ने और अहमद बलाला ने उन तमाम चीज़ों के इल्ज़ामात को झूठा साबित किया। आज मजलिस हल्का असम्बली मलकपेट में हर इलाके में डेवलपमेंट का काम करवा रही है। हर उस जगह पर जाकर काम करवाया जहाँ से हमको वोट नहीं भी मिला तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये आपका जमहूरी हक है, आप अपने वोट का इस्तेमाल किसी पार्टी के लिए कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मुकाबला बीजेपी से है और हिंदुस्तान के वजीर आजम हैदराबाद को आने वाले हैं। 3 तारीख को जलसा है, फतेह मैदान में जलसा कर रहे हैं और तारीख ये बताती है कि फतेह मैदान इसलिए फतेह हुआ, तारीख में फतेह किसने हासिल की वहां पर जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, हमारे इन सवालात का आप जवाब दे दो। जब आप हैदराबाद को आ ही रहे हैं तो हिंदुस्तान के वजीर आजम जरा ये तो बता दीजिए, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कब आएगी? क्योंकि हर पेट्रोल पंप पर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरे की फोटो लगी हुई है जो हमारी कसमपुरसी और हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही है। तो या तो आप पेट्रोल पंप से अपने फोटोओं को हटा दीजिए या फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कब होगी हमको बता दीजिए। दूसरी बात, हिंदुस्तान के वजीर आजम ये बताइए, ये 15 लाख अब आएंगे या पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले आएंगे? अब आ गए तो बहुत अच्छा है, उसकी बात नहीं होती। तीसरा सवाल हमारा वजीर आजम से ये है कि आपका एक कैंडिडेट जो गोशा महल का है, उसने टीवी के एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की गर्दन काटने के बाद पैरों के नीचे रखकर मुझे सुकून हासिल होगा। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास है? यही सबका साथ सबका विकास है? क्या ये जबान जो आपका उम्मीदवार इस्तेमाल किया, क्या आप इससे राजी हैं? अगर आप राजी नहीं है तो फतेह मैदान स्टेडियम की तकरीर में आप कह दीजिए कि ये जबान के हम कायल नहीं है और इसको हम अपने पार्टी से निकालते हैं। ये आप बताना पड़ेगा। ये सवाल जो हम आपसे कर रहे हैं बीजेपी को बताना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अब तेलंगाना में दिखाने को कुछ नहीं है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनकी तादाद में कमी आएगी और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ना बीजेपी कामयाब होगी, ना ये
क्या कुटुमी है ये, जो भी कुटुमी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी 2018 है, ये कामयाब होगी। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से ये भी पूछना चाह रहे हैं कि गुजरात में हरिन पांड्या का कत्ल किसने किया था, कौन जिम्मेदार है। हैदराबाद से बच्चे पकड़े गए थे, 4.5 साल जिंदगियां बर्बाद हो गई, कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हरिन पांड्या आपके पार्टी के थे और सरजमीन हैदराबाद के बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। बताइए इसका कातिल किसने किया। अब मालूम हो रहा, अखबारात और टीवी डिजिटल न्यूज पोर्टल से मालूम हो रहा कि कौन कौन से लोग इसमें जिम्मेदार थे। ये हमारे सवालात हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपको तकलीफ तो जरूर होगी, इन सवालात को सुनकर आपको सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब आ रहे हैं अब वो दिल फरेब बातें नहीं हो सकती हैं कि मित्रों ये, मित्रों वो, अरे काने पक चुकी हैं मित्रों ये, मित्रों वो सुख के। ये सवालात अवाम के हैं और इन अवाम के सवालात का जवाब देना पड़ेगा। दूसरा ये कि बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई मकसद नहीं। जहां कहीं भी जलसा होता तेलंगाना में बीजेपी का, बीजेपी के सदर खड़े हुए तकरीर करने तो मुंह से हर दूसरा लफ्ज असदुद्दीन ओवैसी, हर दूसरा लफ्ज असदुद्दीन ओवैसी, हर 5वां लफ्ज मंजलिस। अरे अमित शाह, कुछ तो अपने बारे में बोलते, कुछ तो अपने बारे में बोलते। क्या किए? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ये, असदुद्दीन ओवैसी ये। शुरू होते बिस्मिल्लाह बोल के, खत्म होता हमारे नाम पे। इतनी मोहब्बत कैसे पैदा होगी? दूसरों से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए ना। कुछ नहीं है, खाली बस माहौल में गर्मी पैदा की जाए, नफरतों में इजाफा किया जाए और उसके ऊपर अपनी रोटी सेकने की बात करते हैं। मेरे भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने उन शहर के 3 MLAs की तस्वीर छापी जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया और उसमें अहमद बलाला का नाम नुमाया था। अब आप बताओ, जो लोग बोलते मजलिस काम नहीं करती, खाली भड़काऊ भाषण दे देती असदुद्दीन ओवैसी, और माशाअल्लाह से शाम 6 बजते ही हमारा निकाह शुरू हो जाता, 8 बजते ही वलीमा हो जाता, 12 बजे रुखसती हो जाती। बताओ वैसी तुमने क्यों कहा? तो इसी का एक और भड़काओ भाषण। अरे क्या कोई तुमको दूसरा नहीं मिलता तुम्हारी TRP के लिए? एक दाढ़ी वाला मिल गया, टोपी मिल गई, बोले ला पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, मेरा क्या है, पकड़ो। इनको बस बोलो बोलो, इनके बारे में बोलो। अरे कोई नहीं मिला, हम ही मिलते इनको। आप देखो 7 दिन में 3 दिन हमारा जिक्र खैर होता। गुलाम, मैं स्मार्ट हूँ मालूम है, मैं क्या करूं? हमारे अब्बा अम्मा पैदा करे, मेरी गलती नहीं है। अगर मैं सबसे स्मार्ट हूं, करम है अल्लाह का। शायद मुंडा भी अच्छा दिखता दिखाए तो इनको। अब आप अंदाजा लगाइए, गुलाम नबी आजाद अब उन्होंने हैदराबाद को टूरिस्ट बन के आए, उनके प्रेसिडेंट भी टूरिस्ट बन के आए। मजलिस पे अमित शाह भी मजलिस को खत्म कर दूंगा, मजलिस मुक्त तेलंगाना। राहुल गांधी बोल रहे मजलिस को खत्म कर दो। चंद्रबाबू नायडू बोल रहा तुम मेरे साथ है या उनके साथ है, जॉर्ज बुश की जबान। तीनों के तीनों मिलकर बोल रहे मजलिस को खत्म कर देंगे। ऊपर से इन्हों गुलाम नबी आके इन्हों अपना एडिशन ऐड करें। हम गुलाम नबी साहब को एक ही बात पूछ रहे, आजाद साहब आप बोले नहीं बोले? लखनऊ में आजाद ने कहा कि मेरे पार्टी के हिंदू लोग मुझे इलेक्शन कैंपेन में 20% भी नहीं बुला रहे, क्योंकि उनका मानना यह है कि आजाद गया तो उनकी कश्ती डूब जाती। आजाद ने कहा मेरे पार्टी के हिंदू। अब आजाद साहब
आपके पार्टी के हिंदू आपको नहीं बुला रहे तो आप अपनी बात को सच साबित कर दिए, हैदराबाद आके ओवैसी के खिलाफ ठहर गए। अब आप बताइए, आप खुद बताइए, ये बयान देते। और आजाद साहब ये बताइए कि आपके पार्टी प्रेसिडेंट जनियो दारू हिंदू है। आपको मालूम जनियो दारू हिंदू क्या होगा? मालूम? उन्होंने आलाजाद के, अब हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के वर्ना सिस्टम में तो ओवैसी नहीं आता ना, कई लोग नहीं आते, तो क्या करना हम लोग? थालियां मारना। तुम जनियो दारू तो मैं क्या करूं? बिनु बोलते मेरा गोत्रा दत्तात्रेय, मीडिया के लोग आके बोले राहुल गांधी का गोत्रा ये, आपका क्या है? मैंने कहा मैं शहजादे आदम अलैहिस्सलाम हूं, हमारा डायरेक्ट अब्बा से कनेक्शन। और हमारा मानना यह है कि अब्बा जन्नत से निकले हिंदुस्तान में कदम रखे तो अब्बा का बाप का हुआ ये हमारा है, आप लोग को मालूम। मगर कल अब टीवी चैनल पे मत चलाओ, ओवैसी फिर भड़काओ। अरे कितने भड़काओ रे भाई, 1 2 3 रोज, हर 3 दिन को एक्सक्लूसिव ओवैसी से, कब तक चलेगा ये? मगर आजाद साहब ये बोल दिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में तकरीर करके बोले कि राहुल गांधी हिंदुओं के साथ है। आप पूछ सकते कहां से बोले ओवैसी? हिंदू अखबार में संपत साहब का आर्टिकल है, आर्टिकल में संपत साहब ने लिखा, मैं पढ़ के बोला, उन्होंने बोले नहीं, मैं नहीं बोला, उन्होंने बोले। अगर मैं ये बोलता कि मलकपेट के मियाँ भाइयों के साथ मैं हूं, नहीं, मैं नहीं बोला, मैं हरगिज, मैं ये कह रहा हूं कि मैं मलकपेट के हर उस फर्द के साथ हूं जिसका मजहब कुछ भी हो, मैं उसके साथ ठहरा हूं, ये मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी बोले तो ये टीवी वाले नहीं चलाए, डरते राहुल गांधी से। असदुद्दीन ओवैसी बोले तो चला देते। राहुल गांधी बोले कुछ नहीं, आर्टिकल में आ गया कुछ नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद, नो आप बोले, अरे उन्होंने बोले सब कुछ नहीं, मगर मजलिस पे तनकीद। अब राहुल गांधी कल 2 दिन पहले नामपल्ली में तकरीर करे, वेलकम। अब बोले मैं 3 तारीख को फिर आ रहा हूं, वेलकम। अरे पूरा आ जाओ, आके पार्लियामेंट का इलेक्शन मेरे से लड़ लो। अमित शाह एक तरफ, तुम एक तरफ, बीच में मैं खड़ा हो जाता हूं, बड़काओ भाषण, चलो लड़ेंगे मुकाबला इलेक्शन का। अरे वहां क्यों गए, वहां क्यों लड़े? यहाँ आप क्या बादशाह हिंदुस्तान के? आपसे पूछ के जाना। गया जमाना वो, तुम्हारे से पूछ के उठना बैठना, हम तुम्हारे ताबे नहीं है, ना कभी रहेंगे। हम एक अलहदा सियासी शनाख्त रखते हैं। हम कांग्रेस से लड़ेंगे, मोदी से लड़ेंगे, आरएसएस से लड़ेंगे, हर उससे लड़ेंगे जो हमसे नाइंसाफी करने की बात करता है, जो हिंदुस्तान के आईन संविधान के हुक्म हमको नहीं देता। आप क्यों लड़े? अच्छा भूल गए बेचारे, आसाम क्यों गए बोल दिए। आसाम गए नहीं हम, जाना क्या, जाना क्या, आसाम जाता हूं मैं दीवाना हूं, मेरे कुछ काम नहीं है, मेरे को खाली इलेक्शन लड़ना है, मेरे को खाली तकरीर करना, भड़काऊ भाषण देना, वही आता मेरे को। आप रास्ता दिखा रहे आसाम का और आप बोल रहे कि ऐसा करेंगे। कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। सुबह सुबह अपने घर से निकलिए। मलकपेट में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के उम्मीदवार ने तमाम तबकों का काम किया। हो सकता है शिकायत है, हम उसको दूर करेंगे, यकीनन दूर करेंगे, मगर याद रखिए ये चंद्राबाबू नायडू जो ससुरे का नहीं हुआ मुल्क को बचाएगा। जो गुजरात में मोदी और वाजपेयी की तायीद कर रहे थे, जब गुजरात में जेनोसाइड प्रोग्राम हो रहा था, 2014 में मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, अब मलकपेट में आके बोल रहे क्या है, मजारा है, देखो आप साइकिल जारी पलटन में से चंद्राबाबू नायडू साइकिल चला रहे, सामने फ्रैट के ऊपर राहुल बैठे हुए हैं।
चल रही नहीं साइकिल, इन्हों आके हवा उतारे, इन्हों उतार के चेन उतार दिए, बोले मारो गम के पैंडल मारो, भाग्य लक्ष्मी लॉटरी है। क्या बात है। अरे कब तक तुम लोग धोखा देते रहोगे, कब तक तुम सेकुलरिज्म के चौधरी बन के बैठे रहोगे। अब ये दुकान बंद करने का टाइम आ गया। बीजेपी मोदी बोलते कि हम नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, चंद्राबाबू नायडू और राहुल गांधी बोल रहे कि हम सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देंगे। भाई साहब, ये आप दोनों की लाला की दुकान बंद हो गई है, अब चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम इन दोनों कौमी पार्टी से तंग आ चुकी है, इनको हर महाज पर नाकाम कर दिया। मजलिस ये चाहती है कि मलकपेट से कामयाबी दिलाइए, एक रीजनल पार्टी आगे बढ़ेगी और पार्लियामेंट के जब कभी इलेक्शन होंगे आप देखना कि कांग्रेस बीजेपी नहीं बल्कि अलहदा रीजनल पार्टीज मिलकर इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान को एक नई राह दिखाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 7 दिसंबर के दिन घर से निकलिए, सुबह सुबह निकलिए, पोलिंग बूथ को जाइए, वोट डालिए, खूब वोट डालिए। छुट्टी का दिन है, सोने के लिए नहीं है, वोट डालने के लिए है। मजलिस को कामयाब करिए, मलकपेट के अमन को मजबूत करिए और यहाँ के माहौल को और मजबूत करिए। शुक्रिया, खुदा।